आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाएगा और इस क्वेश्चन बैंक में हम लोग केवल मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके जीके और जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो इस चैनल पर लगातार क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चल रहा है जो रुक्मणी प्रकाशन का 12 सेट का क्वेश्चन बैंक था। तो इसमें लगातार 11 सेट को कंप्लीट किया जा चुका है और आज हम लोग फिर से आज 12वें सेट को जो लास्ट होगा इसका उस सेट को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर से हम एक 24 सेट वाले एक क्वेश्चन बैंक को लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन बैंक के साथ साथ इसमें जो प्रैक्टिस सेट हो सकता है उसको भी करवाया जाएगा। और आपको इसमें एक और जानकारी होगा कि इस चैनल पर ही मैथ का भी एक सीरीज चल रहा है जिसमें 2 चैप्टर को अभी कंप्लीट किया जा चुका है। अगर आप अभी तक उस चैनल से दूर हैं मैथ वाले टॉपिक से तो आप उसको जा करके जुड़ जाइए। इसी चैनल पर कंप्लीट हो रहा है, कोई अलग से चैनल नहीं है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर एक बिहार एसएससी इंटर लेवल के नाम से आपको एक सीरीज मिलेगा जिसमें मैथ का और ये क्वेश्चन बैंक का दोनों एक साथ किया गया है। तो इसमें लगातार जब हम कंप्लीट कर रहे थे क्वेश्चन बैंक वाले में तो उसमें अभी तक जो क्वेश्चन मॉडल 10 तक यानी 10 सेट तक जो आया था वो इंटर का ही प्रश्न था। लेकिन अब जो है इसमें अब जो प्रश्नों का सेट है यह स्नातक स्तरीय हो रहा है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि बिहार एसएससी का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसका जानकारी हम लोग इससे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यह एग्जाम जो है कब संपन्न हुआ था, 24/12/2022 को और फर्स्ट सीटिंग का ये प्रश्न है। लेकिन यह है कि इसमें स्नातक का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, तो वह प्रश्न स्नातक का हो या तो फिर इंटर का हो तो सारा इसमें क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बैंक है ही। तो चलिए इसको आज कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। तो इसका पहला प्रश्न है स्तनधारियों में लिंग क्रोमैटिन या बार बॉडी होते हैं, इसका उदाहरण है। इसका क्या उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है वैकल्पिक हेट्रोक्रोमैटिन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो उस मॉडल का नाम बताना है, किस पर आधारित है। तो आधारित किस पर है? महालनोबिस मॉडल पर। किस मॉडल पर? महालनोबिस मॉडल पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको पता होगा 1956 से लेकर के 1961 तक, 1956 से 1961। और प्रथम का होगा आपको पता 1951 से लेकर के 1956 तक। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा इसको। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से आगे। तो जहां मैथ और रीजनिंग का प्रश्न उसको बाद में हम लोग देखेंगे, अभी केवल जीके और जीएस के प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 में। समान वायुदाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? समदाब रेखा। क्या कहते हैं इसको? समदाब रेखा। अब आइए आखिर इसमें आगे दिया हुआ है, इसमें कुछ और जानकारी आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे समदाब रेखा में दाब से जुड़ा हुआ है, समवर्षा रेखा में वर्षा से जुड़ा हुआ है और आइसोह्यू में आर्द्रता से जुड़ा हुआ है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 रीजनिंग का है, 6 के बाद आगे बढ़िए। इधर रीजनिंग का ही प्रश्न है लगातार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में। तो 9, 10, 11 ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए 12 का प्रश्न है कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवने हैं। तो कौन सा रेखाओं के समांतर पवने हैं? ऑप्शन ए में है भूविक्षेपी पवन, ऑप्शन बी में है स्थानीय पवन, ऑप्शन सी में है मानसून पवन, ऑप्शन डी में है भूमंडलीय पवन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी भूविक्षेपी पवन। तो इसका ए जो है सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में।
बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन नेता था? यानी नेता का नाम बताना है जो किस आंदोलन के संस्थापक थे? पागलपंथी आंदोलन। पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक का नाम बताना है। तो इसके संस्थापक थे करम शाह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन थे संस्थापक इसके? करम शाह। करम शाह के पुत्र टीपू हुए। कौन हुए? टीपू। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श कर रहे हैं? मतलब भारत का जो सीमा है स्थल का, वो कितने देशों से घिरा हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी 7 देशों से। चलिए 7 देशों का नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। 7 देशों का नाम है बांग्लादेश। सबसे पहला ये बांग्लादेश, जिसके साथ सबसे अधिक लंबाई का है कितना? लगभग 4096 किलोमीटर। सब किलोमीटर में ही होगा। अब चीन, तो चीन का ये कितना? 3488 किलोमीटर। ये हो गया बांग्लादेश का और ये हो गया चीन का। और उसके बाद आइए पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का बॉर्डर है कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर। उसके बाद आइए नेपाल का। तो नेपाल का बॉर्डर है कितना? 1751 किलोमीटर। उसके बाद आइए म्यांमार का। तो म्यांमार का बॉर्डर है, इसका कितना दूरी है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। और आइए भूटान का। तो भूटान का देखिए BH से लिख देते हैं भूटान। तो भूटान का कितना है? 1643 तो हो गया म्यांमार का। भूटान का है 699। एक और बच गया अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान का सबसे छोटा है कितना? 106 किलोमीटर। सब किलोमीटर में ही है। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है उसको 7 देश जो है टच करते हैं, यानी उससे 7 देश जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक लंबाई किसके साथ जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश के साथ। आप देख रहे होंगे कि पश्चिम में पूरब साइड में देखा जाए तो सबसे अधिक वही घुमा हुआ है। और उसके बाद सबसे कम में कौन है? सबसे कम है अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। तो आप जरूर ध्यान रखिए, कम से कम 2 को जरूर ध्यान रखिएगा, एक बांग्लादेश का और एक अफगानिस्तान का। और ऐसा पूरा 7 देश तो आपको ध्यान रखना ही है कि 7 देशों के साथ ये जुड़ा हुआ है। और इसमें आप और भी जानकारी रख सकते हैं इससे जुड़ा हुआ कि बांग्लादेश के साथ जुड़ने वाला राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। अब आइए एक और जोड़ते हैं इसमें किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। देख लीजिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। इस प्रकार और देशों के साथ भी है, जैसे नेपाल के साथ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो और जानकारी आप अलग से जो बुक आप पढ़ते हैं जीके और जीएस का, उससे भी जानकारी ले सकते हैं। बाकी इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा कि किसके साथ जुड़ा हुआ है और किसके साथ दूरी जो है सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वाला कौन है? बांग्लादेश है। और सबसे कम वाला अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान के साथ कितना है? 106 किलोमीटर। तो ये 106 किलोमीटर जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आगे 15 मैथ का है, 16, 17 में आइए। तो 17 का प्रश्न है चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? मंदारिन। क्या है? मंदारिन। और मंदारिन जो है विश्व की दूसरे सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। कौन? मंदारिन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो 18 तो मैथ का प्रश्न है। आइए 19 से आगे 20 में। 20 का प्रश्न है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसके द्वारा जीता गया? तो इसको जीतने वाले कौन है? तो इसको जीतने वाले हैं गीतांजलि श्री। कौन है? गीतांजलि श्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा, तो पवन संचरण की दिशा जो है घड़ी के सुई के अनुदिश यानी क्लॉकवाइज होती है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के किस जिला में सबसे ज्यादा फलों का उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। तो बिहार में कुल जो बागवानी होता है उसका 50% हिस्सा जो है आम का उत्पादन है।
और दूसरा जो है केला का है, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो गया, आम का, और दूसरा हो गया केला का। बिहार के मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। मुजफ्फरपुर के लीची को और भागलपुर के जर्दालू आम को जीआई टैग से नामित किया गया है, मतलब जीआई टैग में इसको शामिल किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 में, 23, 24, 25 ये सब रीजनिंग का प्रश्न है मैथ का। और ये 28 के बाद 29 में, 29 का प्रश्न है वुड्स डिस्पैच किस से संबंधित है। वुड्स डिस्पैच जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो इसका ऑप्शन है शिक्षा सुधार, बी में है पुलिस सुधार, सी में है प्रशासनिक सुधार और डी में है सामाजिक सुधार। तो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है शिक्षा सुधार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कौन सा सुधार, शिक्षा सुधार। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाला 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास में, बॉम्बे में स्थापना किया गया था। कब, 1857 ईस्वी में। कब किया गया था, 1857 में। तो आप इतना भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या प्रश्न था, वुड्स डिस्पैच जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे 32 में, तो 32 का प्रश्न है 2024 का ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा। तो देखिए 2024 तो अभी आया नहीं है, तो 2024 का बहुत पहले ही पूछा गया है ये। तो ये ओलंपिक जो है कहाँ होगा, ये प्रश्न जो है एक तरह से कहिए कि करेंट का भी है, जो अगले एग्जाम में जो हम लोग देने जा रहे हैं एग्जाम 2023 में या 2024 में जो भी होगा, तो वहाँ भी इसको पूछने की संभावना है। तो ये कब होगा, कब नहीं कहाँ होगा पूछ रहा है। 2024 में जो होगा कहाँ संपन्न होगा, तो ये होगा कहाँ, पेरिस में होगा। कहाँ होगा, पेरिस में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में, 33 तो मैथ का है, 33, 34, 35 में आइए। तो 35 का है किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू पाया गया। अष्टक का नियम जो लागू पाया गया ये किस तत्व तक लागू होता था। अष्टक का नियम कौन दिया था, अष्टक का नियम दिया था कौन, न्यूलैंड्स। अष्टक का नियम कौन दिया था, न्यूलैंड्स। तो अष्टक का नियम जो न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया ये कह रहा है कि किस तत्व तक लागू होता था। तो ये कहाँ तक लागू होता था, केवल कैल्शियम तक। कहाँ तक, केवल कैल्शियम तक। आपको पता होगा कि अष्टक नियम में जो दोष जो है मुख्य रूप से ही निकला कि ये सारे तत्वों पर लागू नहीं होता था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 के बाद आगे बढ़ते हैं 36, 37, 38 में आइए। 38 का प्रश्न है प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या हुआ था। तो 1951 में क्या वर्णित है, तो 9वीं अनुसूची में जोड़ने वाला चर्चा उसमें किया गया है। कब, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 में जल के पोषक समृद्धि द्वारा झील का प्राकृतिक काल प्रभावन दर्शाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुपोषण। क्या कहा जाता है इसको, सुपोषण। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सी टीम सबसे ज्यादा आईपीएल टाइटल जीती है। तो इस टीम का नाम बताना है। तो इस टीम का नाम क्या है, मुंबई इंडियंस। कौन है, मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस जो है 5 बार का विजेता है, 2013, 15, 17, 19 और 20 में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 में। 41 का प्रश्न है, देखिए राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद कितना में किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 167 में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 42 में भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया है, जोड़ा गया है 1985 के 52वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 है रोग स्लीपद एलिफेंटिएसिस का कारक क्या है। तो किससे होता है ये पूछ रहा है। इसका कारक क्या है, बुचेरेरिया। क्या है, बुचेरेरिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, बुचेरेरिया। एक दो बार जरूर इसको ध्यान रखिएगा, गलत ना हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था। बांग्लादेश जो भारत का ही एक अंग था, जिसको कौन सबसे पहला मान्यता दिया था। तो सबसे पहला मान्यता भी दिया था इसको भारत ने ही। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश का जो मान्यता दिया था भारत के द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, 6 दिसंबर 1971 को। कब, 6 दिसंबर
71 को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 में। तो 45 तो रीजनिंग का प्रश्न है। आइए 46 तरफ बढ़ते हैं। देखिए 46 में आइए, क्वेश्चन नंबर 46 में है, हमारे शरीर की दैनिक लय यानी 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा हार्मोन करता है और स्रावन किस ग्रंथि से होता है, यह भी बताना है। तो इसका सही उत्तर है मिलेटोनिन और स्रावन के लिए है पीनियल ग्रंथिक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, भारत के महान्यायवादी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा इसमें सही है या फिर कौन सा इसमें गलत है या कैसा इसमें उचित हो सकता है। तो एक में लिखा है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। किसके बारे में कह रहा है? भारत के महान्यायवादी के बारे में। और दूसरा में है वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही है केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए वाला सही है, यानी केवल इसमें 2 सही होगा, केवल 2, यानी ये वाला। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है, तो यही इसमें सही है। तो आंसर तो इसका ए वाला होगा, क्योंकि 2 वाला इसमें ए में शामिल किया गया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो 48 का प्रश्न है, 48 में दिया हुआ है कि प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसके विभाजन को क्या कहा जाता है? विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहते हैं? विक्षेपन। आप पढ़े होंगे वर्ण विक्षेपन। तो ये है रंगों का विभाजन यानी विक्षेपन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 तो मैथ का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। निम्नलिखित में से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा विल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर 2021 किया गया है? तो किस शब्द को किया गया है? एंग्जाइटी को। किस शब्द को? एक एंग्जाइटी को, एंग्जाइटी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51 से आगे बढ़ते हैं। 51, 52 ये सब मैथ रीजनिंग का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए इधर नीचे 59 के बाद 60 में। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। क्या था इसका पुराना नाम? बर्मा था। तो जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उसमें म्यांमार भी क्या था? तो भारत का ही अंग था। और इसको कब देखिए अलग किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब किया गया? 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यहां पर तो क्या पूछ रहा है? यहां पर पूछ रहा है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो क्या था? बर्मा था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 के बाद इधर लगातार मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए यहां पर 63 है। एक फॉर्मूला पूछ रहा है, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास एवं उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है क्या? d बराबर 4f। क्या होता है इसका? d बराबर 4f। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 64 में। खाली जगह का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है। तो किसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है? तो किसका है? अपसारी सीमा का। किसका है? अपसारी सीमा का। अब आइए 64 के बाद 65, 66, 67, 68 में आइए। ऋषि सुनक, बहुत चर्चित नाम, आप जल्दी में इसको सुने होंगे, ऋषि सुनक का नाम। तो ये नए प्रधानमंत्री कहाँ के हैं? तो कहाँ के हैं? यूके के हैं। कहाँ के हैं? यूके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और आपको पता होगा कि ऋषि सुनक जो है भारत के ही रहने वाले थे, यानी इनका जो पैतृक निवास कहिए, ऐसे तो ये बहुत दिनों से यूके में बसे हुए हैं, लेकिन इनका लगाव जो है भारत से है। यानी इनका जो फैमिली है, इनका लगाव कहाँ से है? भारत से, मतलब भारत के ही रहने वाले थे ये। अब आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69, 70 की तरफ बढ़ते हैं। 69, 70, 71, 72, 73, 74 में आइए। 74 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय है? तो अक्रिस्टलीय का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो कौन है? कांच है। कौन? कांच। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 के बाद मैथ वाले क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। तो 77 का प्रश्न है, कैपलर के ग्रह गति के नियमानुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में
परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय तथा उसकी कक्षा के त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है टी स्क्वायर समानुपाती किसका? आर क्यू का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। टी स्क्वायर समानुपाती है किसका? आर क्यू का। तो ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बी में। अब आते हैं 77 के बाद आगे 78 79 में आइए। 79 में 79 में क्वेश्चन है, एक पुस्तक का नाम दिया है अनफिनिश्ड ए मेमोआर। क्या नाम है इसका? अनफिनिश्ड ए मेमोआर के लेखिका कौन है? तो इसके लेखिका कौन है? प्रियंका चोपड़ा जोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 80। ये जो आप नाम देख रहे हैं प्रियंका चोपड़ा जोन्स, ये भारत के ही है। कौन? प्रियंका चोपड़ा का नाम सुने होंगे, वही है जिनका विवाह जो है एक विदेशी के साथ हुआ है, इसलिए इनके नाम के आगे क्या जुट गया है? जोन्स जोड़ दिया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 में। 81 का प्रश्न है, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? आप पढ़े होंगे इसके बारे में। इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना है। कहाँ है? अस्ताना। और 1991 से पहले जो है, अपनी आजादी से पहले, इसका नाम क्या था? सोवियत संघ का एक हिस्सा था। तो सोवियत संघ के अंतर्गत ही आता था कौन? कजाकिस्तान। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 भी ये जो मैथ का ही प्रश्न, रीजनिंग का प्रश्न है। 86 87 88 में आइए। इसमें लगातार कहीं पर दिया हुआ नहीं है मैथ रीजनिंग वाला करके, बीच बीच में कहीं कहीं पर दे रखा है, इसलिए इसमें कुछ कुछ प्रश्नों को छोड़ करके और हम लगातार हो इसमें आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से किसे कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? यानी कहवा के उस किस्म का नाम बताना है जिसका उत्पादन जो है भारत में सबसे अधिक होता है। तो क्या नाम है उसका? अरेबिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्या नाम है? अरेबिका। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 89 में। तो 89 का प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यह है कहाँ? यह है उत्तराखंड में। कहाँ है ये? उत्तराखंड में। और ये कब स्थापित हुआ है? तो यह स्थापित हुआ है 1936 में। कब हुआ? 1936 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 91 तरफ आते हैं। देखिए 91 92 93 से मैथ का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 94 में। पद्म विभूषण विजेता प्रभा अन्य निम्नलिखित में किससे जुड़ी हुई है? तो किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है किससे? स्वर संगीत से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 95 के बाद 96 में। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये करवाया था किसने? औरंगजेब ने करवाया था। किसने? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। ये कहाँ का है? ये तो दिल्ली का है, लेकिन एक के औरंगाबाद में भी करवाया है, जिसका नाम क्या है? बीबी का मकबरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97 में। तो 97 देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिख रहा है। 97 जो है, हाँ रीजनिंग का ही प्रश्न है। 98 99 में आइए। 99 का प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 100 में। अमित सहाय को किस क्षेत्र में योगदान के लिए माइकल एंड शीला हेल्ड प्राप्त हुआ है? तो किस क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है? तो इनको मिला है कंप्यूटर विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं 100 के बाद 101 में। देखिए 101 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल को समय समय पर प्रकाशित करता है? तो कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 101 के बाद 102 103 में आइए। 103 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य राष्ट्र के पर्यटन विकास के लिए आध्यात्मिक केंद्र सृजित करना है? तो किस योजना का उद्देश्य है? ये योजना का नाम है प्रसाद। क्या नाम है? प्रसाद। इसका शुरुआत कब किया गया है? 2014-15 में।
इसका शुरुआत का वर्ष दे रहा है, कितना होगा ये 1415। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 के बाद 4, 5, 6 में आइए। 106 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी चारों ऑप्शन में कौन सा कथन जो है कपास के विषय में गलत है। तो भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही तो गलत है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। भारत में कपास के कुल क्षेत्रफल का 17% छोटे रेशे, 44% मध्यम रेशे और 39% लंबे रेशे वाले कपास के अंतर्गत आता है। तो सबसे अधिक हो गया 44% वाला, किसमें? मध्यम रेशे वाले में। किसमें हो गया? मध्यम रेशे वाले में। और सबसे कम हो गया किसमें? छोटे रेशे वाले में। लेकिन यहां पर कह रहा है कि भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन किसमें होता है? छोटे रेशे में होता है। तो गलत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 107 में। 107 का प्रश्न है, सहायक एनजी किससे जुड़ा हुआ है? तो सहायक एनजी जुड़ा हुआ है रक्षा प्रौद्योगिकी से। किससे? रक्षा प्रौद्योगिकी से। अब चलते हैं 107 के बाद 108 में। 108 का प्रश्न देखिए क्या है। 108 में है, ग्राफ दिया हुआ है इसमें, तो इसको समझ के उत्तर लगाना कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन में चलते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन के अनुसार कौन सा इसका सही है। तो इसमें कह रहा है, ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए इसको ध्यान से, तो इसका सही उत्तर है आग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा E1 + E2 है और उत्पादक अभिकारक से कम अस्थायी है। तो यही तो इसमें सही है। देखिए इसमें क्या है, सक्रियता संकुल है, उत्पादक को दिखा रहा है, अभिकारक ऊर्जा को दिखा रहा है। इसका सही उत्तर है कि आग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा जो है E1 + E2 है और उत्पादक अभिकारक से कम अस्थायी है। तो देखिए यही जो विकल्प इसका है ऑप्शन नंबर ए का सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 108 के बाद 109, 110 में, दोहा राजधानी है। दोहा कहाँ की राजधानी है? बहुत इजी प्रश्न है। तो दोहा कहाँ की राजधानी है? कतर की। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है। और कतर देश का मुद्रा क्या है? रियाल है। क्या मुद्रा है? रियाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 के बाद 112, 13, 14 आगे बढ़ते हैं 115 की तरफ। 115 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो उस देश का नाम बताना है जो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। तो कौन सा है? तो यह है मालदीव। मालदीव उसका सदस्य जो है नहीं है। इसकी स्थापना कब हुआ है? इसकी स्थापना हुआ 1997 में। कब हुआ है? 1997 में। किसका? बिम्स्टेक का। और इसमें सदस्यों की संख्या 7 है। बिम्स्टेक में सदस्यों की संख्या कितना है? 7 है। इसमें सातों का नाम जरा एक बार ध्यान से सुन लीजिए। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और थाईलैंड, ये सातों देश का नाम है जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं और जिसका स्थापना जो है 1997 में हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं 116 के बाद 117, 118, 119 में आइए। 119 का प्रश्न है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? बहुत इजी प्रश्न है। इसका स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किसके द्वारा किया गया था? 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 120 में, कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित पदार्थों को व्यवस्थित करें। तो इसका अनुसार अगर देखा जाए ध्यान से इसमें, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। यानी हाइड्रोजन और उससे फिर बड़ा हो गया दूध और उससे फिर बड़ा हो गया शर्करा का। क्या बड़ा हो गया इसमें? आकर्षण बल है ना। आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में तो सबसे ज्यादा किसी होगा? शर्करा का, उससे कम दूध का और सबसे कम हाइड्रोजन का, ये तीनों के अनुसार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 121 में। 121 का प्रश्न है, भारत सरकार के किस कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रौद्योगिकियों को विकसित करना और एकीकृत करना है? तो किस योजना का उद्देश्य है? तो योजना है प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। क्या नाम है उसका? प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम। अब 121 के बाद आगे बढ़िए 123 में। 123 का प्रश्न है, सही विकल्प इसमें से कौन सा है? तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें सही विकल्प है, परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। देखिए यहां पर पहले इसको मिला लीजिए आप
किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, परिनालिका के अक्ष के अनुदिश चलने पर क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। तो 24 का प्रश्न है, नगुलट्रम मुद्रा है, कहाँ का है, क्या नाम है उसका, नगुलट्रम। तो किसका है, भूटान का है। किसका है, भूटान का। भूटान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। यहां भारत की मदद से खोलोंगछू, पुनात सांगचू, मांगदेछू, चुखा और कुर्छी ताला आदि जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। तो ये सारे नाम जो है उसी के भाषा में, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन भारत के द्वारा ही स्थापना किया गया है, ये भारत की मदद से। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भूटान की राजधानी आपको पता होना चाहिए। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। वहां का मुद्रा क्या है, नगुलट्रम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125 में। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, 95%। कितना प्रतिशत, 95%। आपको पता होगा कि सबसे अधिक व्यापार ऐसे भी किससे होता है, नौ से ही होता है। तो कितना परसेंट हो गया इसका, 95%। भारत का लगभग 90% व्यापार जो है, व्यापार मात्रा के आधार पर समुद्र के द्वारा होता है। अमूल के स्तर में 70%, लेकिन यहां पर क्या है, 90% होगा, 95% होगा। और भारत में समुद्री तटीय सीमा रेखा जो है कितना किलोमीटर लंबी है, 7516 किलोमीटर, लगभग 7516 किलोमीटर लगभग। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125 के बाद 126 में। 126 का प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए में है चिनाब, बी में है सतलज, और सी में है झेलम, और डी में है रावी। तो किस में बना हुआ है, बना हुआ है चिनाब नदी पर। किस पर, चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। इसकी लंबाई कितना है, 1315 मीटर। कितना लंबा है, 1315 मीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है, जो मुख्य रूप से ऊंचाई से जुड़ा हुआ था यह प्रश्न, तो ऊंचाई है इसका 359 मीटर। कितना है, 359 मीटर। 359 ये क्या है, इसका ऊंचाई है, और ये लंबाई है 1315 मीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 127 में। 127 का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। यह बहुत इजी प्रश्न है। तो कहां बना हुआ है, ये बिहार से जुड़ा हुआ है। तो बना हुआ है फल्गु नदी पर। कहां बना हुआ है, फल्गु नदी पर सबसे बड़ा रबड़ बांध। इस बांध की लंबाई कितना है, 411 मीटर। कितना, 411 मीटर। और ऊंचाई कितना है, इसका लंबाई हो गया 411, लेकिन ऊंचाई हो गया रबड़ बांध का कितना, 3 मीटर। कितना मीटर, 3 मीटर। बांध बनाने के बाद इसका पानी जो है करीब 2.5 किलोमीटर तक जमा रहता है। फल्गु नदी छोटा नागपुर पठार से कई धाराओं के रूप में जुड़ा हुआ है। इसे आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत में सबसे बड़ा रबड़ बांध है, यह कहां बनाया गया है, गया में फल्गु नदी पर। इसी नदी के किनारे आपको पता होगा कि इस नदी का जो महत्व है, ये गौतम बुद्ध से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि गौतम बुद्ध को इसी नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और विष्णुपद जो बिहार में एक चर्चित स्थान है, तो भी कहाँ है, गया में ही है। और फल्गु नदी के किनारे वो भी बसा हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 127 के बाद 128 में। नीचे कुछ जीवाणु का नाम दिया गया है और कह रहा है कि जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग दिए गए हैं। तो अब इसमें जो है किसके साथ मिलान होगा, ये आपको मिला के बताना है। तो इसमें मिलान जो है ऑप्शन नंबर डी का सही है। मिलाकर अगर देखा जाए इसको, तो ऑप्शन ए में क्या है, ए वाले में स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो इसका मिलान किसके साथ कीजिए, इसका कीजिए थकान स्फोटन के साथ। थकान स्फोटन के साथ। तो ए का कौन हो गया, ए का हो गया तीसरा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट में ए का 3। अब आइए बी वाला में साइक्लोस्पोरिन ए, इसका मिलान किसके साथ होगा, इसका होगा प्रतिरक्षा निरोधक के साथ, यानी चौथा के साथ। इसको 4 वाला में ले चलिए। और सी में क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो इसके लिए चलिए कहाँ, अम्लीय उत्पादक है ये। तो ऑप्शन ए में इसको, यानी एक वाले में आप इसको रखिए। और लास्ट में क्या है,
मोनोस्कस परप्यूरियस, मोनोस्कस परप्यूरियस। तो इसको आप ले चलिए कहाँ, इसको ले चलिए दो वाले में, यानी रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला है, तो इसमें क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो आप इसको जरूर एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, 129 की तरफ। महारानी एलिजा द्वितीय द्वारा जिनका निधन हाल ही में हुआ है, वो कितने वर्षों तक शासन किया गया, यानी एलिजाबेथ द्वितीय का शासन जो है कितने वर्ष तक रहा, 13 कितने वर्ष तक, लगभग 70 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, लगभग 70 वर्षों तक इनका शासन रहा। और इनका मृत्यु जो है 96 वर्ष के उम्र में हुआ है। कब हुआ है, 96 वर्ष के उम्र में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 129 के बाद 130 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में आइए, 31 में है पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा के रूप में विकसित किया गया है। यह स्थित है, यह कहाँ स्थित है, क्या नाम है, पेटुआ घाट मत्स्य गोदीवाड़ा। तो ये कहाँ है, ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है ये, पश्चिम बंगाल में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। 132 का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कौन सा सही है, या केवल एक सही है, दो सही है, आपको बताना है। तो एक वाले को पहले आप सुन लीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्या कह रहा है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। तो ये तो सही है कि प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अब आइए दूसरे वाले में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये भी तो सही है इसका। तो दोनों ऑप्शन इसमें एक दो जो है दोनों सही है। तो दोनों सही वाला ऑप्शन नंबर बी में जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 133 में, बक्सर विद्रोह संबंधित था। तो बक्सर विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ था किससे, चीन से। किससे, चीन से। बक्सर विद्रोह है, बक्सर नहीं बॉक्सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 133 के बाद 134 में रीजनिंग का प्रश्न है। 135 में वही है। आइए 136 37 में, 37 में सही। आइए 138 में जीके और जीएस का प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आचार्य कृपलानी। कौन थे, आचार्य कृपलानी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 में आइए, रीजनिंग का प्रश्न 140 में आइए। 140 में है, सैंधव लिपि की लेखन दिशा कौन सी है। तो सैंधव लिपि की लेखन दिशा बताना है कौन सी है। इसका सही उत्तर है दाहिने से बाएं। दाहिने से बाएं। जैसे हम लोग जब हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं ले आते हैं, तो उसका दिशा क्या था, सैंधव लिपि का बाएं से दाएं, जैसे उर्दू का है। अब आइए 141 में, 141 में रीजनिंग का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 143 में आइए। 143 में दिया हुआ है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है। इसको कब जोड़ा गया है, किस भाषा को, सिंधी भाषा को। तो इसको जोड़ा गया है 1967 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 1967। अब भाई 144 में, 144 का भी रीजनिंग का प्रश्न है। 46 में आइए। 46 का प्रश्न है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जाना जाता था। तो संगम साहित्य में जो व्यापारी वर्ग है वो वेनिगर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए 47 में, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था। इसका नाम क्या था, इसका नाम था मुक्ति वाहिनी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 148 है, नेपाल के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसके पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री थे विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आज का लास्ट प्रश्न है, अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार के दवाओं का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार का किया जाता है, अम्ल तत्वनाशक का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, इसका ऑप्शन सही है बी, अम्ल तत्वनाशक। तो इस प्रकार आज के क्लास में 1 से 50 तक क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग 24 प्रश्नों का 24 सेट का एक बुक देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट है।